रातों रात करोड़पति हो गए। लगा लो कमा लो, पैसे लगा लो कमा लो। होता है सेलर, यूनिट 2 होता है प्रोडक्ट और यूनिट 3 होता है बाय। समझिए कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है, तो यस ये लीगल है। अपना करंट हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश दोनों मेंटेन होता है। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है हाँ। ये। ओह सरक सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? सो आपने ये वीडियो देखा, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट इज नॉट लाइक दैट, इट इज़ मोर देन दैट। ठीक है, हवा चल रहा है अभी मार्केट में कि लगा लो, होड़ चल रही है कि पैसे लगा लो कमा लो, पैसे लगा लो कमा लो। दूंगा मैं सिर्फ आपको प्लस और माइनस बताने वाला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक लास्ट में मेरा क्या व्यू पॉइंट है वो बता दूंगा मेरा। उसके बाद डिसीजन आपको लेना है। आप रेशनल पर्सन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको भली भांति पैसे कमाना आता है और आपको ऐप चलाना आता है, न्यूज़ देखना आता है। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी हाई लेवल ट्रेडिंग, लोग समझते हैं हाई लेवल ट्रेडिंग है, लेकिन नहीं, क्रिप्टो करेंसी हाई लेवल ट्रेडिंग नहीं है। इट इज़ अ लोएस्ट लेवल ऑफ द ट्रेडिंग मार्केट। जो इंडिया में ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया था, या जिस दुनिया में ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट इस बेस पे आया था, वो कॉन्सेप्ट इस बेस पे आया। इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी टू स्टार्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ कंपनी, क्या करते हो आप, क्या करते हो कि कोई अच्छी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी देखते हो, उसके फाइनेंशियल्स पढ़ते हो, उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो और देखते हो कि हाँ ये वैसे ही काम कर रहा है जैसा मैं करना चाहता था, तो आप उसके शेयर्स में पैसे लगा देते हो। इसलिए लगाते हो कि आपको लगता है कि आप जैसे काम करते हो सिमिलरली वो भी वैसा ही काम कर रहा है और वो आने वाले समय में अच्छा काम करेगा, सो प्रॉफिट हमें देगा। ठीक है, ट्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट होता था। अब इससे भी थोड़ा सा पहले जाते हैं, इससे भी थोड़ा सा पहले जाते हैं। वो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा 15 सेकंड का एक ब्रीफ दे रहा हूँ जो ये इस मार्केट को अच्छे से समझ जाए। एक्चुअली क्या होता है, 3 यूनिट्स होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं। यूनिट 1 होता है सेलर, यूनिट 2 होता है प्रोडक्ट और यूनिट 3 होता है बायर। यूनिट 1 जो होता है वो होता है सेलर, यानी वो कोई सामान बनाता है, उसको बेचना चाहता है। यूनिट 2 होता है वो सामान, वो प्रोडक्ट जो जिसकी वैल्यू निकाली जाएगी। और उसके बाद यूनिट 3 होता है जिसको कहते हैं बायर, जिसको कहते हैं बायर, जिसको कहते हैं बायर। वो क्या करता है, उस सामान को खरीदना चाहता है। ठीक है, अब उसके उस सामान का एक प्राइस डिसाइड होगा। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में उस सामान का वैल्यू नहीं निकाला जाता था, बार्टर सिस्टम के हिसाब से चलता था। दैट मीन्स कि क्या होता था कि आप मुझे चावल दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। तो इसमें बड़ी ही दिक्कत होती थी। दिक्कत ये होती थी कि किसी के पास अगर तेल है और मेरे पास गेहूं है और मुझे तेल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको अपना गेहूं क्यों दूंगा। तो उसके बाद सिस्टम आ गया, दूसरा आ गया, वो सिस्टम हो गया गोल्ड का, क्वाइंस का, अरब दिनार, ये सब हो गया कि आपके पास अगर गोल्ड, सोना, चांदी, इसके छोटे छोटे बार्स हैं तो आप उसके थ्रू आप कोई सामान ले सकते हो। इसमें दिक्कत ये होने लग गई कि लूट चपेट ज़्यादा होने लग गया, लोगों के पैसे छीन लिए जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी उसको दिक्कत होती थी, आप उतना भारी सोना नहीं ले जा सकते। उसके बाद एक नया सिस्टम आया, उस सिस्टम में राजा जो है वो सारे गोल्ड्स आपसे ले लेता था और एक कागज़ का पतरा दे देता था कि आप जाइए और इससे ट्रेड कीजिए। आप जितना गोल्ड उसको देते थे वो उसके बदले में उतने ही कागज़ आपको देता था। सिंपल से शब्द में ये समझिए। इसके बाद इसको और डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद जो जो सरकार होती थी वो एक सिंपल सा आप गोल्ड दो चाहे नहीं दो, ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड नहीं होता था। आपको सिर्फ एक नोट इशू कर देती थी जिसपे ये लिख देती थी कि मैं आपको इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, और उस पे लिखने के बाद आप उस कागज़ के टुकड़े को किसी को देते थे तो उसकी वो वैल्यू हो जाती थी और उस वैल्यू के सामान आप खरीद सकते थे। ठीक है ना। या अब किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे निकले, तो किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू निकालने के लिए 2 चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी में। अगर आप ये सब नहीं समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट फिर वैसे ही हो जाएगा कि सट्टे मार्केट में गए और हमने सट्टा लगा लिया। किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स होता है उस चीज़ का कॉस्ट क्या है। ठीक है ना, उस चीज़ का कॉस्ट क्या है, नेटवर्थ क्या है उसका। ठीक, दूसरा उसका यूज़ क्या है, मार्केट में उसका यूज़ क्या है। तीसरा
उस प्रोडक्ट से लोगों का क्या सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, मार्केट में लोगों का क्या सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, और चौथा डिमांड और सप्लाई क्या है, यानी उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग है, इसमें इसमें आपका ब्लॉकचेन भी इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन इतना छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी ब्लॉकचेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आने वाला फ्यूचर ब्लॉकचेन पे ही चलेगा, ये जान। पहले हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो हर ट्रांजेक्शन को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, यानी बांध के रखता है, लाइक अ चेन। और हर एक ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक के फॉर्म में होता है, मेंटेन किया जाता है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। 1991 में यह इन्वेंट किया गया था, जिसका यूज़ बिटकॉइन में सबसे पहले 2009 में हुआ था, सतोशी नाकामोटो द्वारा। सोर्स ये बताती है, न्यूज़ ये बताते हैं कि उन्होंने ही बिटकॉइन की खोज की थी और ब्लॉकचेन में सबसे पहले उनको लाए थे। लेकिन बिटकॉइन के बारे में नाकामोटो क्या कहते हैं, ये खुद ही आप सुन लीजिए। That I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. ब्लॉकचेन में 3 चीज़ें होती है, डेटा, हैश और प्रीवियस हैश, ठीक है ना। डेटा में किसने ट्रांजेक्शन किया और क्या ट्रांजेक्शन किया, ये मेंटेन होता है। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक हैश जनरेट किया जाता है, और हर ब्लॉक में अपना करंट हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश दोनों मेंटेन होता है, सो दैट सभी ब्लॉक में अपना और प्रीवियस हैश हो, ताकि कोई भी अगर मैनिपुलेशन हो तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके और मैनिपुलेशन ना हो। इसलिए ब्लॉकचेन में गलती के चांसेस मिनिमम या 0% हम कह सकते हैं। अभी फिलहाल ब्लॉकचेन कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है, केवल एक बिटकॉइन में ही चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में 2035 ले लीजिए, यानी 2035 तक ब्लॉकचेन हर एक इंडस्ट्री में हर सेक्टर में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन ओनली, कि बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन we have to understand some base but important things about investment। और बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी क्रिप्टो करेंसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी कंक्लूजन अपने आप फ्रेम हो जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक। इसको पूरा देखिएगा अच्छे से। आप जहाँ पहले से भी बिटकॉइन के बारे में जानते हो कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट भी किया है, और जो बेस्ट समझे जाते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया हुआ है। तो इसका कुछ कारण होगा, इन्वेस्टमेंट करने का भी कुछ कारण होगा और इन्वेस्ट ना करने का भी कुछ कारण होगा। तो आप हर वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा, इस वीडियो में आपको दोनों साइड्स मिल जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। हाँ, और एक बात और आपसे कहनी थी कि बीइंग अ सर्टिफाइड पर्सन बैक्ड बाय द सेबी, आई कैन गाइड यू इन कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट इन अ बेटर वे। सो अगर आपको कुछ भी पूछना हो कैश मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है मार्केट में। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए जैसे 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिमांड, सप्लाई, सेंटीमेंट, नेटवर्थ उसका क्या है, यानी कॉस्ट क्या है उसका, और अपना यूज़ क्या है उसका, ठीक है ना। आप करंट इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का भी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड और सप्लाई बहुत है, उसको बनाने में भी कुछ खर्चा लगता है, तो उससे कम तो वो पैसा ले नहीं सकता। उसके बाद उसका यूज़ अभी बहुत ज़्यादा है, अगर डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है यूज़ के द्वारा और सेंटीमेंट के द्वारा, यानी अभी लोग घबराए हुए हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ठीक है। भले ही उसका डिमांड, उसका सप्लाई कैसा भी है, डिमांड क्रिएट कर रहा है सेंटीमेंट, और सेंटीमेंट कैसे क्रिएट होता है, यूज़ से, यानी हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कॉस्ट है और नेटवर्थ है वो एक अलग चीज़ है। वो जो है वो ये डिसाइड करता है कि इससे कम, यानी बेस प्राइस डिसाइड करता है कि जो सेलर है वो इससे कम वैल्यू तो ले ही नहीं सकता, इससे कम वैल्यू तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। ट्रेडिंग जो होता है वो 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होता है इंट्राडे, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। सबसे पहली बात, में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्राडे ही शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन नहीं, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। व्हेन यू आर ट्रेडिंग फॉर ओनली 1 डे, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे, एंड व्हेन यू बाय एनी शेयर्स और एनी प्रोडक्ट फॉर 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ और 1 क्वार्टर, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और इससे बड़ा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इससे ज़्यादा पीरियड के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा ये मोटो होता है कि हम अपने वर्थ को बढ़ाएं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा मोटो होता है, दोनों मोटो लेकर के हम चलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में दोनों मोटो लेकर के चलते हैं कि हमारा या तो वर्थ बढ़ जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए, दोनों में से कुछ भी बढ़ जाए, स्ट्राइक ऑफ कर लेते हैं, हम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। और इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मोटो होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम प्रॉफिट कितना काट रहे हैं। देखिए, जो हम
कैश और डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो वो मार्केट रेगुलेटेड है भाई, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगर कल होकर के कोई भी बैंक में अगर आप पैसा रखते हो, अगर किसी बैंक में अगर आप पैसा रखते हो और वो बैंक पैसे लेकर के भाग जाती है या फिर बैंक बैंकक्रप्ट हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं बचते या उसका प्रॉफिट नहीं होता, तो क्या आपने सेविंग बैंक जो सेविंग करके जो पैसा रखा है वो आपका डूब जाएगा? नहीं, वो इसलिए नहीं डूबेगा क्योंकि आपके उस बैंक के ऊपर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। जो कि अभी रिसेंटली यस बैंक के साथ हुआ है। यस बैंक में भी वही हुआ कि उसने लोन दे दिया आलतू फालतू लोगों को और जिस वजह से उसका प्रॉफिट कम हो गया। वो सेविंग देना नहीं चाह रही थी, वो अपने कस्टमर को पैसे दे नहीं पा रही थी। अब दूसरी बात समझते हैं, कोई भी करेंसी अगर आप यहाँ बैठे हुए हो और यहाँ से आपको दूसरे देश जाना है, यूनाइटेड स्टेट जाना है, तो आप क्या करोगे? इंडियन रुपी लेकर के जनरली लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। चलता वहाँ पे भी है लेकिन लोग लेते नहीं हैं क्योंकि ये कमज़ोर करेंसी है, इसलिए वो लोग लेते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी को पैसा भेजना है वहाँ या फिर यहाँ से ले जाना है तो हम एक्सचेंज में जाते हैं, वहाँ पे अपने करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज करा लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें किसी को पैसे भेजने हैं, वहाँ पे कोई XYZ बंदा है, उसको पैसे भेजने हैं, तो हम क्या करेंगे? हम बैंक के पास जाएंगे, एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरेंगे, उसमें लिखेंगे कि $2 लाख हमें XYZ को भेजना है। बैंक चेक करेगी, कहेगी अच्छा तुम ABC हो, तुमको कहाँ भेजना है? XYZ को भेजना है, ठीक है, हम भेज देते हैं। गलती से अगर वो पैसा XYZ की जगह XYY को चला गया, किसी अलग बंदे को चला गया, तो आप अगर बैंक के पास जाएंगे और उसको प्रूफ देंगे और बोलेंगे कि भैया ये पैसा ना किसी गलत इंसान के पास चला गया, हमें इसके पास नहीं भेजना था, तो बैंक क्या करेगी? आपको एश्योरेंस देती है कि वो पैसा आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है वो हम देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में 3 ही पॉजिटिव पॉइंट है। एक तो ये इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसका मतलब कि कल होकर के अगर डिमोनेटाइजेशन करना होगा सरकार को और वो सारे नोट जो भी है 100, 500, 2000, 1000 जितना भी नोट है सबको अगर जीरो कर देना चाहेगी तो वो कर सकती है, लेकिन बिटकॉइन का जो वैल्यू है उसको वो जीरो नहीं कर सकती है, ठीक है। इसी से एक निगेटिव पॉइंट भी निकल करके आता है कि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, यानी बिटकॉइन अगर आपको किसी को भेजना है और गलती से किसी और को चला गया, तो चूंकि ये किसी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है तो आपका वो वापस नहीं मिल सकता है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ये सिक्योर बाय माइनर होता है। माइनर उनको कहते हैं जो माइन कर करके बिटकॉइन को निकालते हैं, तो वो सारे सर्वर पे अपना नज़र गड़ा करके रखते हैं कि कौन सा बिटकॉइन किसको जा रहा है, ठीक है ना। और इन्वेस्टर खुद भी इसको मतलब सिक्योरिटी पर्पस से देख सकते हैं कि वो किनको भेज रहा है किनको नहीं भेज रहा है, ठीक है। इसी से एक नेगेटिव पॉइंट में निकल करके आता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐप के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐप वो हटा दिया जाएगा प्ले स्टोर से, यानी जो ऐप के पीछे बंदा बैठा है वो अगर बैक एंड से ही उसको सर्वर से ही हटा देगा, तो आपने जो भी बिटकॉइन होल्ड करके रखा है, जो भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखा है, वो सारे गायब हो जाएंगे और उसका जो भी वर्थ है वो जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगला इसका एक प्लस पॉइंट ये आता है कि आने वाले समय में डिजिटल मनी और ब्लॉकचेन, ये 2 चीज़ जो है वही फ्यूचर होने वाला है। यानी डिजिटल आने वाले समय में जो भी जितना भी ये करेंसीज देख रहे हैं वो सारा हट जाएगा। 15-10 साल के अंदर में ये डिजिटल मनी सिर्फ़ और सिर्फ आप ऐप के थ्रू ही पैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, ऐसा नियम आएगा ही, वही फ्यूचर है। और ब्लॉकचेन जिस तरीके से डेवलप हो रहा है वो 2035 तक ये एप्लीकेबल भी हो जाएगा, मोर और लेस, मतलब 2035 से पहले तक वो एप्लीकेबल भी हो जाएगा। तो फ्यूचर तो है लेकिन करेंट नहीं है, यानी अभी ये चीज़ नहीं चलता, ये हर चीज़ में एप्लीकेबल नहीं है। ब्लॉकचेन अभी किसी भी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट बिटकॉइन। इंडिया में ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है वो बैन हो सकता है, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि इंडिया आने वाले समय में अपना एक कोई डिजिटल करेंसी निकालेगा तो उस बेसिस पे वो क्या करेगा, जितना भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन कर देगा और अपने क्रिप्टो करेंसी को ही वो चलाएगा मार्केट में। अभी जो है इंडिया ने इसके ऊपर से तो बैन हटा लिया है कि आप ट्रेड नहीं, पहले ये ट्रेड नहीं होता था इंडिया में, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर से बैन भी हटा लिया है। आगे बताऊंगा मैं कैसे। तो अब क्या है
कि एक रेगुलेटरी बॉडी को इसने एस्टेब्लिश किया है जो कि क्रिप्टो करेंसी पे नज़र रखेंगे। क्रिप्टो करेंसी का एक और ड्रॉबैक है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, जो प्राइस मैनिपुलेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट और डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी इस बिटकॉइन का कोई इंटायर वर्ल्ड में यूज़ नहीं है, कहीं पे भी यूज़ नहीं है, इसकी वैल्यू वर्थ नहीं है। यानी अगर कोई सामने वाला जब तक मांगेगा नहीं आपसे, तब तक आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर कोई आप सामने खड़ा होकर के मांगे ही ना, तो आपके पास जो बिटकॉइन है उसका वर्थ नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमेंट जब तक इसका मार्केट में है तभी तक इसकी वैल्यू भी है। मार्केट से बिटकॉइन का सेंटीमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा या गिर जाएगा, इसकी वैल्यू भी नील हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है? तो यस, ये लीगल है। पहले ये इंडिया में बैन हो गया था इसका ट्रेड, लेकिन बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर लिया। आरबीआई के द्वारा जो बैन किया गया था उसको स्ट्राइक डाउन कर लिया, और उसके बाद अब ये ट्रेड हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगला सवाल आता है, क्या ये लीगल टेंडर ऑफ मनी है? टेंडर ऑफ मनी नहीं है, यानी ये इलीगल टेंडर ऑफ मनी है। यानी जैसे कि हम रुपए लेकर के किसी शॉप में जाते हैं और कोई सामान खरीद लेते हैं, उसी हिसाब से अगर हम ये चाहें कि बिटकॉइन लेकर के जाएं और किसी भी शॉप से हम कोई सामान खरीद ले, तो ये फ़िलहाल अभी नहीं हो सकता। सेम चीज़ स्टॉक के साथ भी होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि किसी दुकान में जाएँ और उसके बदले में हम रिलायंस का 10 शेयर दे दें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक्स भी इलीगल टेंडर ऑफ मनी है। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, शेयर मार्केट में ट्रेड करना अच्छा है या बुरा है, कैसे होता है ट्रेड का बेसिक मोटो क्या होता है। ठीक है ना, तो अब आप खुद रेशनल डिसीजन ले सकते हैं। वैसे मेरी माने तो जब तक ये क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से रेगुलराइज्ड नहीं हो जाता, या फिर ब्लॉकचेन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं हो जाता, तब तक इसमें इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसा कि सट्टा लगाना। यानी अब आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सट्टा लगाना चाहते हैं।